नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी फर्स्ट ईयर में। आज के लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियस केंद्रक के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम केंद्रक की इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, इन सब के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और भी जो अंगक होते हैं उनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाकर के देख सकते हैं। और इस पीडीएफ की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जो आप जाकर के इस पीडीएफ को भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। सबसे पहले अध्ययन करते हैं केंद्रक की खोज किसने की थी। तो केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी प्लांट सेल में। प्लांट सेल में रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की थी। और प्लांट सेल के किस पार्ट्स में की थी? ट्रेडेस्केसिया के पुंकेसर तंतुओं से की थी। ट्रेडेस्केसिया एक प्लांट होता है जिसके पुंकेसर से इन्होंने, रॉबर्ट ब्राउन जी ने, केंद्रक की खोज की थी। और केंद्रक एक अपवाद होता है कि केंद्रक तो ऐसा बोला जाता है कि हर कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन केंद्रक दो जगह उपस्थित होता है। एक तो होता है चालनी ट्यूब में और दूसरा होता है स्तनधारी की एंथ्रोसाइट्स को छोड़ करके केंद्रक हर कोशिका में मौजूद होता है। अर्थात केंद्रक हर कोशिकाओं में मौजूद होता है, लेकिन दो कोशिका, एक हो गई चालनी ट्यूब्स और एक हो गई एंथ्रोसाइट्स, कोशिकाओं को छोड़ करके केंद्रक हर जगह मौजूद होगा। केंद्रक की स्थिति कहाँ होती है, पाया कहाँ पर जाता है और इसका आकार कैसा होता है? तो केंद्रक मुख्यतः कोशिका द्रव्य में स्थित होता है। जैसे कुछ सेल बना लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हो गया कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म पाया जाता है और इसी के मध्य में ही केंद्रक स्थित होता है। ये बात कर रहे हैं अपन एनिमल सेल में। एनिमल सेल्स में ऐसे मध्य में पाया जाता है केंद्रक। तो कहाँ स्थित होता है? केंद्रक आमतौर पर कोशिका द्रव्य में स्थित होता है और केंद्र में पाया जाता है। किसमें? एनिमल सेल में। और बहुत सारी सेल होती है तो उसमें केंद्र में पाया जाता है। लेकिन प्लांट सेल में यही चीज उल्टा हो जाता है। प्लांट सेल में अपन का वैक्यूल्स बहुत बड़े पाए जाते हैं। वैक्यूल बड़े होने के कारण केंद्रक परिधि की ओर चले जाते हैं, तो केंद्रक परिधि में पाए जाएंगे। केंद्रक परिधि में पाए जाएंगे और ये वैक्यूल होता है, जिस कारण से प्लांट सेल में केंद्रक परिधि की ओर चले जाते हैं। तो यही टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ है। केंद्रक आमतौर पर कोशिका द्रव्य में स्थित होते हैं और केंद्र में पाए जाते हैं, किंतु पादप कोशिका में बड़े वैक्यूल के कारण परिधि की ओर पाए जाते हैं। और केंद्रक आमतौर पर गोल रूपरेखा के होते हैं। कुछ कुछ कोशिकाओं में भी ऐसे ऐसे हो जाते हैं, लेकिन आमतौर पर ये गोल ही रहते हैं। फिर न्यूक्लियर में पाया क्या क्या जाता है? ये सबसे ऊपर इसके राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोला जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर न्यूक्लियर में दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। दो मेम्ब्रेन इसमें पाई जाती हैं। एक होता है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एक होता है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यहाँ पर न्यूक्लियर लैमेला पाया जाता है और ये न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, यानी कि केंद्रक द्रव्य। जैसे कोशिका में कोशिका द्रव्य पाया जाता है, वैसे ही केंद्रक में केंद्रक द्रव्य पाया जाता है और दोनों मिलकर के जीव द्रव्य बनाते हैं। तो इसमें ये केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, जिसे कैरियोप्लाज्म भी बोला जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोला जाता है। और फिर यहाँ पर एक उलझी हुई ऐसी टाइप की संरचना पाई जाती है, जिसे क्रोमेटिन बोला जाता है। और क्रोमेटिन और जब विभाजन होता है तो उसके उसमें वो लोग गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, क्रोमेटिन्स। और यहाँ पर ये न्यूक्लियोलस पाया जाता है, जो कि राइबोसोमल्स आरएनए का निर्माण करता है। ये मध्य में पाया जाता है। और यहाँ पर पोर पाए जाते हैं, जो कि पदार्थों का आगमन करते हैं। कुछ भी कोशिका द्रव्य और केंद्र के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। फिर केंद्रक की संरचना, यहीं पर वही बात बताई गई है। ये सबसे पहले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी, जो कि दो होती है। एक होता है इनर और एक होता है आउटर। एक आउटर और एक इनर। और एक न्यूक्लियोलस मध्य में पाया जाता है और न्यूक्लियर पोर ये पाए जाते हैं, जिससे पदार्थों का आदान प्रदान होता है। और कैरियोप्लाज्म इसके मध्य में पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर केंद्रक द्रव्य भी कहा जाता है। फिर सबसे पहले पढ़ लेते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि केंद्रक में दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, द्विस्तरीय होता है। इसे कैरियोथेका भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम होता है कैरियोथेका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। यह न्यूक्लियस को घेरे रहती है। अब न्यूक्लियस को यह घेरे रखने का कार्य करती है, जिससे यह साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य से अलग हो जा सके। एक सेकंड, इसको मैं डायग्राम की तहत समझाती हूँ। जैसे कि ये हो गई सेल, इसमें पाया जाएगा मध्य में न्यूक्लियर केंद्रक। तो यहाँ पर ये पाया जाएगा साइटोप्लाज्म और अन्य कोशिकांग होंगे, ईआर, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक वगैरह, ये सब पाए जाते हैं। ये सब पाए जाएंगे इसमें। और केंद्रक मध्य में पाया जाता है, ये एकदम मध्य में पाया जाएगा। तो ये इसकी हो गई मेम्ब्रेन। तो ये इसको साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म जो पाया जाता है, इससे मेम्ब्रेन जो होती है केंद्रक को अलग करने का कार्य करती है।
इसमें विभिन्न प्रोटीन्स पाए जाते हैं और डीएनए आरएनए, इसमें विभिन्न एंजाइम्स भी पाए जाते हैं और प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं जो कि डीएनए और आरएनए को संश्लेषित करने में मदद करते हैं। डीएनए और आरएनए का निर्माण करने में मदद करते हैं एंजाइम्स और प्रोटीन पाए जाते हैं जो। फिर आ जाता है दूसरा, एक सेकेंड, अभी हम लोग इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सॉरी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को घेरे रखती है और कोशिका द्रव्य से अलग करती है और ये द्विस्तरीय होती है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि केंद्रक में द्विस्तरीय झिल्ली पाई जाती है, केंद्रक में द्विस्तरीय झिल्ली पाई जाती है जिसमें छोटे 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 छिद्र पाए जाते हैं जो कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक में पदार्थों का आदान प्रदान करती है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक में पदार्थों का आदान प्रदान करती है क्योंकि इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और ये द्विस्तरीय होती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की क्या क्या विशेषता होती है? पहली तो इसे कैरियोथेका भी कहा जाता है और ये न्यूक्लियस को घेरे रखती है, इसको कोशिका द्रव्य से अलग करती है और ये द्विस्तरीय होती है और इसमें छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं जो कि केंद्रक और कोशिका द्रव्य में पदार्थों के आदान प्रदान करने का कार्य करते हैं। फिर दूसरा पार्ट आ जाता है अपन का न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जिसे कैरियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियर सैप भी कहा जाता है। कैरियोप्लाज्म हो गया, कैरियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर केंद्रक द्रव्य भी कहा जाता है। ये केंद्रक हो गया, केंद्रक के मध्य में पाया जाता है, केंद्रक के पूरे बॉडी में फैला हुआ होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये जेल जैसा होता है, एकदम जेल जैसा ये द्रव्य होगा जिसमें गुणसूत्र और न्यूक्लियस, जैसे बताया गया था कि क्रोमेटिन हो जाते हैं और न्यूक्लियोलस, ये इसमें तैरते रहते हैं। एक सेकंड चित्र में दिखा देती हूँ, ये पा जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया तो इसमें क्रोमेटिन्स हो गए और ये न्यूक्लियोलस, ये सारे कुछ तैरते रहते हैं और इसमें विभिन्न एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब ये एक जेल टाइप का होता है तो इसमें बहुत सारे एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, प्रोटीन भी उपस्थित होते हैं जो कि डीएनए और आरएनए का निर्माण करने में मदद करते हैं। फिर तीसरा आ जाता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो मध्य में पाया जाता है, इसे कोशिका का राइबोसोम फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि यह राइबोसोम का निर्माण करता है। कोशिका का राइबोसोम फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि ये राइबोसोमल आरएनए का निर्माण, आरएनए का यह निर्माण करता है। सेकंड, आरएनए का यह निर्माण करता है, इसलिए इसको राइबोसोम की फैक्ट्री भी कहा जाता है। यह केंद्रक के अंदर एक गाढ़ा गोलाकार निकाय होता है, ऐसे गाढ़ा होता है और गोलाकार निकाय होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर चौथा पार्ट आ जाता है अपन का क्रोमेटिन, जटिल संरचना जो डीएनए आरएनए से मिलकर, ये डीएनए और आरएनए से मिलकर के बनती है और कोशिका विभाजन जब होता है तो ये गुणसूत्र का निर्माण कर देती है। फिर आते हैं न्यूक्लियर पोर्स भी पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच पदार्थों का आदान प्रदान की, ये सेल मेम्ब्रेन में जो केंद्रक झिल्ली में जो छिद्र पाए जाते हैं वो पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। तो एक बार फिर से अपन स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं जिससे अच्छी से समझ में आ जाए पूरा पार्ट। सबसे पहले कौन सा पार्ट आता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में सबसे पहले आएगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें द्विस्तरीय होती है, एक होता है आउटर मेम्ब्रेन और एक होता है इनर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि केंद्रक को, यहाँ पर हर जगह कोशिका द्रव्य पाया जाएगा तो उसको अलग करती है और इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं जिससे पदार्थों का आदान प्रदान होता है। और फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट कौन सा आ जाता है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोप्लाज्म आ जाता है जिसमें प्रोटीन और एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो बहुत सारी क्रियाओं में मदद करते हैं और इसमें न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन तैरते हुए रहते हैं। ये क्रोमेटिन हो गया और ये न्यूक्लियस हो गया, सब तैरते रहते हैं। फिर थर्ड पार्ट आ जाएगा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एक गोलाकार निकाय होता है जो कि राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करता है। फिर उसके पश्चात आ जाएगा अपन का क्रोमेटिन जो कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्र का निर्माण करता है। यही केंद्रक की मुख्य संरचना होती है। केंद्रक का बस डायग्राम एक बार देख लो, उसके बारे में पढ़ लो तो क्लियर ही हो जाता है। फिर आ जाता है न्यूक्लियर के फंक्शन क्या होते हैं, केंद्रक के कार्य कौन कौन से होते हैं। न्यूक्लियस कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जिसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन होता है? न्यूक्लियर होता है, क्योंकि कोशिका में जितनी भी गतिविधियां होती है, जितना भी कार्य होता है उसका नियंत्रण न्यूक्लियर ही करता है। और न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है, न्यूक्लियस में क्रोमेटिन पाया जाता है और क्रोमेटिन गुणसूत्री विभाजन लगभग वो डीएनए से ही मिलकर के बना होता है जो जीन के रूप में संग्रहित होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी फिर इसी से लक्षण एक दूसरे पीढ़ी में जाते रहते हैं, वंशागत होती रहती है उनकी। न्यूक्लियस में माइटोसिस और मियोसिस के दौरान कोशिकाओं का निर्माण करता है। न्यूक्लियस में जब मियोसिस होगा और माइटोसिस होगा तो वो फिर कोशिकाओं का भी निर्माण करता है। फिर
चौथा पॉइंट होगा यह कोशिका के मेटाबॉलिज्म और अन्य जैविक क्रिया को निर्देश भी देता है। कोशिकाओं में जो मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है और अन्य क्रियाएं भी जो होगी उसको निर्देश कौन देगा? केंद्रक देगा। न्यूक्लियस कोशिका के सभी कार्य को नियंत्रित करता है। कोशिका में जितने भी कार्य करें होंगे उसका नियंत्रण केवल न्यूक्लियस ही करता है। और न्यूक्लियस में स्थित न्यूक्लियोलस जो मध्य में पाया जाता है, गाढ़ा सा निकाय, वो राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करता है। फिर इसके पश्चात थोड़ा सा आ जाता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स में अंतर भी पूछ लेता है कभी कभी, अपन के टॉपिक में दे रखा है तो उसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। पहले इस बेसिस क्या होते हैं, किस बेस पर हम लोग इन दोनों को अंतर इसमें करेंगे। पहले प्रोकैरियोटिक फिर यूकैरियोटिक। तो टाइपिकल ऑर्गेनिज्म, ये इसमें किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं? तो इसमें मुख्यतः प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया और आर्किया होते हैं, और इसमें प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट और एनिमल। इसमें बैक्टीरिया और आर्किया में प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है, और यूकैरियोटिक सेल प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट्स और एनिमल्स में पाई जाती है। और फिर आता है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर। इसमें न्यूक्लियर किस टाइप के पाए जाएंगे प्रोकैरियोटिक सेल में? तो इसमें वास्तविक न्यूक्लियर नहीं पाए जाते हैं, असत्य न्यूक्लियर पाए जाते हैं, बस केंद्रिका पाई जाती है मध्य में। इसमें रियल न्यूक्लियर पाए जाते हैं विथ डबल मेम्ब्रेन। और यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उसमें डबल मेम्ब्रेन के साथ सही वाले, सत्य वाले केंद्रक पाए जाते हैं। और इसमें डीएनए कैसा होता है? इसमें मुख्यतः डीएनए गोलाकार होता है, और इसमें डीएनए लाइनर मॉलिक्यूल्स यानी कि क्रोमोसोम से बना होता है, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इसमें राइबोसोम 70s प्रकार के पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में, लेकिन यूकैरियोटिक में 70s और 80s दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक्स में। यूकैरियोटिक्स में पाया जाता है 1 से लेकर के लाखों हजारों तक इसमें यूकैरियोटिक्स पाए जाते हैं। और सेल में मूवमेंट्स कैसे होते हैं इसमें? तो इसमें फ्लैजिला से बने कसाब द्वारा होते हैं, इसमें फ्लैजिला और सिलिया द्वारा होते हैं। कुछ कोशिकाओं में इसमें क्लोरोप्लास्ट यूकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एल्गियल प्लांट्स में पाया जाता है। इसमें विभाजन कैसा होता है? सेल डिवीजन कैसे होते हैं? कोशिका विभाजन, तो इसमें द्विखंडन होता है। इसमें माइटोसिस एंड मियोसिस होता है, अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन होता है। तो मुख्यतः हम इस बेसिस पे अलग करेंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को। जो फंगी हो गई, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक में पहले तो असत्य केंद्रक पाया जाएगा, उसमें कोई भी कोशिकांग उपस्थित नहीं होते हैं, केवल राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन वो भी 70s प्रकार का पाया जाता है, और उसमें केंद्रक असत्य होते हैं और हमेशा गोल होते हैं। और इसमें विभाजन कौन सा होगा? द्विखंडन होगा, और ये आर्किया और बैक्टीरिया बस में पाए जाते हैं। फिर आ जाते हैं यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक फंगी, कवक, इन सब में पाए जाएंगे प्लांट सेल, एनिमल सेल्स। और इसमें सारे कोशिकांग मौजूद होंगे, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं, 70s और 80s टाइप के होते हैं, और फ्लैजिला, सिलिया पाए जाते हैं, और क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।